बाकी आप देख ही रहे हैं पूरे देश में जिस तरीके से ममता दीदी के दौरे चले हैं, वो पूरा एकजुट लामबंद जो है वो विपक्ष होता दिखाई दे रहा है उनके नेतृत्व में। आज अखिलेश जी ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कि हम ममता जी के नेतृत्व में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। और जो सीट शेयरिंग हो सकता है, अभी तो बातें होंगी, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं इस देश के लिए कि एक मजबूत विपक्ष जो आने वाले समय में मजबूत इस देश का विकल्प होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को यहाँ से, देश से भी प्रदेश से भी हटाने का काम करेगा। उसमें मैं सभी साथियों से अपेक्षा करता हूँ, सिरसा से लेकर के तमाम हरियाणा वासियों की भी, और आपके माध्यम से जहाँ भी बात पहुँच रही है, कि वो सारे साथी पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग करें और देश बचाने में, इस भारत को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो हरियाणा में वजूद तो देखिए, नेतृत्व नेता दिखता है, एक झंडा बैनर होता है, पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है, बाकी तो काम जो साथी हैं उन्होंने करना होता है। हमारा तो हर गांव में नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क है आने वाले समय में वो तृणमूल का नेटवर्क है। तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन वो तृणमूल कांग्रेस का दिखाई देगा। कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो उनके सामने लगता है कि आपका ये संगठन, नया कौन संगठन। सी बड़ी पार्टी है, सारे गिरोह हैं, ये तो मिलके सेटिंग सेटिंग करके तो राजनीति करते हैं। इलाहाबाद आपने खुद देख लिया सबने, जो इलाहाबाद है यही सभी सीटों पे, यही पूरे देश में हो रहा है, यही मॉडल। कभी बीजेपी कांग्रेस मिल जाती है, कभी बीजेपी कोई दूसरा जो वहाँ पर क्षेत्रीय दल है वो मिल जाता है, कभी कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिल जाते हैं, और इसी चीज़ ने इस देश को पीछे रखा है। नहीं तो 70 सालों में जितनी इस देश की तरक्की हो सकती थी या होनी चाहिए थी, वो आज तक भी नहीं हुई। आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव है, ना पीने के पानी है, ना बिजली की व्यवस्था है ढंग से, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना गली नाले पक्के हैं। और आज भी जो है जीवन जो है, मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी जो भारतवासी हैं वो कष्ट का जीवन जी रहे हैं। तो इससे अगर कोई उभार सकता है, तो जब तक हम साफ़ सुथरी और स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से होता रहेगा। तो इसलिए सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से आज भी 1 साल से ज़्यादा बीतने के बाद किसान धरने पे अब भी दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, और जहाँ किसान मजदूर, वहाँ का आम जनमानस बॉर्डर के चारों तरफ भी परेशान है। और सारे मौसम किसानों ने, कड़कड़ाती ठंड भी देखी पिछले साल, फिर दोबारा आ गई है, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, सबका सामना करते हुए डट कर के मुकाबला किया। जो किसानों ने कभी मांगा नहीं था वो तो वापस हो गया, लेकिन जो उनकी मांग थी अभी भी जो की तो है, चाहे वो एमएसपी का कानून हो, चाहे फसलों के दुगने दाम की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ़ी की बात है। जो 700 से ज़्यादा किसान बंधु शहीद हुए, उनके उनको शहीद का दर्जा दे करके उचित मुआवजे की बात हो, या फिर उनके ऊपर जो इस संघर्ष में जो सरकार ने ज़बरदस्ती थोप दिए थे कानून के खिलाफ लड़ते हुए, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उनके ऊपर केस दर्ज हुए, उनको वापसी का मामला, तो वो मांग अभी भी है। और लगातार सरकार संसद में, दोनों सदनों में अपनी जिम्मेदारी से बचती नज़र आ रही है, चर्चा नहीं करना चाहते। ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है, तो मुआवजे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और तमाम विपक्ष के लोगों ने बात कही है कि भाई हम लिस्ट आपको दे देंगे, लिस्ट अगर आपको चाहिए, लेकिन क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें आने वाले समय में वो शेप लेंगी, वो तो देखना बाकी है। लेकिन हम तो यही सरकार से कहेंगे, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी
कुछ किसान नेताओं से बात की है, क्या आउटकम निकला क्या नहीं निकला वो भी सबके सामने आना बाकी है। लेकिन इस वर्ष सब किसान अपने घरों को चले जाएं वापस, जाकर के देश की तरक्की में, देश की समृद्धि में और अन्नदाता का जो रोल है वो अपना रोल और भूमिका निभाने में उनकी फिर दोबारा सक्रिय भूमिका हो, बल्कि और ज़्यादा बड़ी हो, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार को करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी ये जो विवाद है इसको संवाद के माध्यम से इसका समाधान निकाल करके और किसानों के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। पहल हो रही है लेकिन अभी जल्दी से जल्दी हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए।